आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। आप लोग जो इस तरह के आप देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये संगठनों की श्रृंखला चल रही है, और आज की इस क्लास में हम लोग आसियान के बारे में बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। और जिससे अगर आप देखेंगे इस संगठन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग उसका आंसर, उसका उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे। किसकी बात हो रही है? आसियान की। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक समूह है ये। और इसकी बात करें तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक क्या राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि कोई संगठन बनता है, किसी संगठन की स्थापना होती है, तो उसका कोई उद्देश्य तो रहता है, कोई काम तो रहता है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका आदर्श वाक्य है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान का सचिवालय आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा। कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा। देखिए इंडोनेशिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी की राजधानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखते हैं कि इसके अगर हम लोग सदस्यों की बात करें, तो आप देखिए इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, और आप देखते हैं कि म्यांमार और कंबोडिया। एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए से इन सब देशों को। सबसे पहले आप लोग इंडोनेशिया चलिए, इंडोनेशिया के बाद मलेशिया आ जाइए, मलेशिया, फिर आप लोग फिलीपींस चलिए, ये फिलीपींस है। फिलीपींस के बाद सिंगापुर आप लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सिंगापुर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद आप लोग थाईलैंड आ जाइए। कहाँ? थाईलैंड, ये थाईलैंड है आपका। थाईलैंड के बाद आप देखेंगे कि ब्रुनई आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये आप देखिए ब्रुनई है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वियतनाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लाओस यहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और ये म्यांमार है, और आप देखिए कंबोडिया है। इस तरह से टोटल 10 मेंबर हैं। कितने? 10 सदस्य हैं इसके। फिर से आपको बता देता हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। 10 सदस्य हैं आपके आसियान के। अगर हम लोग आसियान की उत्पत्ति की बात करें तो 1967 में, कब? 1967 में आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्र में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड देखने को मिलेंगे। 1990 के दशक में आप देखिए, वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दुगनी हो गई थी। ब्रुनई आप देखिए 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में सदस्य राष्ट्रों में शामिल हुए थे। 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया था। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए वाली कॉनकॉर्ड द्वितीय हुआ था। 2007 में सेबू घोषणा हुआ। 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ था। ये भी याद रखिए पॉइंट। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय इसमें देखने को मिलेगा। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें हम लोग, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु
न्याय और कानून के शासन के लिए समान सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए। और 1976 की दक्षिण पूर्वी एशिया एमेटी और सहयोग संधि में आसियान के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान, बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या फिर विवादों का निपटारा, शक्ति उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग, आपस में प्रभावी सहयोग की बात होती है। इसमें अगर आप लोग संस्था तंत्र देखें तो सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रति वर्ष परिवर्तित होती रहती है अंग्रेजी अक्षर के हिसाब से। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है और चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। आसियान मंत्रालय परिषद। शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए। ये आप देखिए, आसियान समन्वय परिषद ACC, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। निर्णय लेना। आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति है। हालांकि चार्टर आसियान 5 के सिद्धांत को चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है और इसका अर्थ है यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हैं तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हो वे आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता है हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। और आप देखिए, आसियान के नेतृत्व वाले मंच अगर आप देखें तो आसियान क्षेत्रीय मंच ARF वर्ष 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया है। आसियान +3 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तो यह पहली बार 2005 में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है और आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं और आसियान एजेंडा सेटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान और उसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच है। ADMM प्लस देशों में 10 आसियान सदस्य राज्य और 8 प्लस देश शामिल हैं, अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, ROK, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। पहला ADMM प्लस 2010 में वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। कहाँ? वियतनाम के हनोई में। अगर हम लोग इसकी शक्तियों और अवसर की बात करें तो एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या भाग तो 1 जुलाई 2019 तक आसियान की जनसंख्या लगभग 655 मिलियन विश्व जनसंख्या का 8.55% थी। इसमें आर्थिक परिदृश्य देखें तो विनिर्माण और व्यापार का प्रमुख वैश्विक केंद्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में से एक है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2050 तक इसे 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक करने का अनुमान भी है। आसियान के पास चीन और भारत के पास दुनिया की 3री सबसे बड़ी श्रम शक्ति भी है आसियान समूह के पास। ये आप देखिए, मुक्त व्यापार समझौते FTA, आसियान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान चीन मुक्त व्यापार समझौते, आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते, आसियान जापान मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान कोरिया गणराज्य मुक्त व्यापार क्षेत्र,
आसियान हांगकांग चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान भी दिया है। अब बात आती है कि चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, इस संगठन के सामने। तो आप देखेंगे कि एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन और आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा है तथा आय असमानता भी अधिक है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक है, लगभग $53,000, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1300 से भी कम है। कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग यथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। दक्षिण चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा भी है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित भी किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार, चीन के संबंध में एक दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से आप देखिए दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब, आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष, कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय टाल दिया जाता है और सहमतियों को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। अक्षम विवाद निपटान तंत्र, चाहे आर्थिक हो फिर या राजनीतिक हो। तो ये चुनौतियां हैं। अब भारत और आसियान की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इसमें आर्थिक सहयोग देखें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% बताया जाता है। भारत की कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडियन बिजनेस काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। अगर हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान आदि इसके आप देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र हो गए भारत और आसियान के बीच। निधियों की बात करें तो आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत S&T डेवलपमेंट कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड। और दिल्ली घोषणा देख लीजिए, आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना। दिल्ली संवाद, आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रक 1.5 कार्यक्रम। आसियान भारत केंद्र, भारत और आसियान में संगठनों थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा और नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। और भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है, ये भी आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो आप देखते हैं कि भारत को आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध की आवश्यकता है और आसियान देशों के साथ संपर्क भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्य की आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों का मतलब होगा कि चीन की मौजूदगी का प्रतिकार तथा क्षेत्र और भारत के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास। आसियान भारत प्रशांत में नियम आधारित सुरक्षा वास्तुकला में एक केंद्रीकृत स्थिति रखता है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर की चोरी आदि से बचने के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है भारत के लिए। ये आप देखिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी हो गई आसियान की। और ये आप देखिए यहीं भारत देखने को मिल जाता है। इस देश आसियान सदस्य हैं और ये हमारा प्यारा भारत है। म्यांमार तो आप देखते हैं कि हमसे लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब म्यांमार से सीमा लगती है। तो इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है।